दुनियादारी इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्टडोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज शुरुआत करेंगे 20 दिन पुरानी एक वारदात से। एक वारदात जो सतही तौर पर तो कोरोना से जुड़ा मामला लगता है, लेकिन असल में इसकी जड़ है एक बड़े देश द्वारा गुलाम बना लिए जाने का डर। वो डर जो उस बड़े देश द्वारा दिए गए भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसे मुल्क के नागरिकों को सता रहा है। वो नागरिक जिन्हें लगता है कि 56 साल पहले इतनी मुश्किल से आज़ाद हुए थे हम, और अब फिर एक नई गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के एपिसोड में कोरोना भी है, नस्लीय नफरत और हिंसा भी, और इसमें है एक देश की डेट ट्रैप पॉलिसी जो अपनी फितरत में प्रेमचंद की कहानियों के उन क्रूर महाजनों जैसी है जो पहले कर्ज देते हैं और फिर उस कर्जदार को बंधुआ बना लेते हैं। तो जैसा हमने कहा, ये कहानी शुरू होती है 20 दिन पुरानी एक वारदात से। तारीख थी 24 मई 2020, रविवार का दिन, दोपहर का वक्त और जगह एक कपड़े का गोदाम। 3 लोग हाथ में सरिया लिए गोदाम के अंदर घुसे। अंदर उनकी मुलाकात हुई 3 लोगों से, एक महिला और 2 पुरुष। सरिया लेकर आए उन 3 लोगों ने गोदाम के अंदर मौजूद इन तीनों को पीटना शुरू किया। 1-1 का रेशियो था, तो हमलावरों को ये सब करने में बहुत मुश्किल नहीं हुई। 15-16 मिनट में तीनों हमलावरों ने अपने टारगेट्स का काम तमाम कर दिया। फिर वो उनकी खून से सनी लाश को घसीटते हुए मुख्य गोदाम की बिल्डिंग में ले गए। वहाँ पहले तो हमलावरों ने रुपया पैसा समेत जितना कीमती सामान था वो बटोरा, फिर उन्होंने लाश समेत समूचे गोदाम में आग लगा दी और फरार हो गए। कहाँ हुई थी ये वारदात? दक्षिणी अफ्रीका में जाम्बिया नाम का एक देश है। इसकी राजधानी है लुसाका। यहीं पर यह वारदात हुई, यानी कि लुसाका में। मारे गए 3 लोग कौन थे? इन तीनों के नाम हैं 52 साल की चाओ गुईफेंग, जो कि पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत की रहने वाली थी और गोदाम के मालिक की पत्नी थी। बाकी दोनों थे उनके कर्मचारी, बाओ जुनबिन और फैन मिनजिए। कौन, क्या, कहाँ और कब, इन सवालों के जवाब आपने जान लिए। अब चलते हैं क्यों के सवाल पर। क्यों हुई ये हत्याएं? जाम्बिया में कोरोना का पहला केस मिला 18 मार्च को। कोरोना का ये केस जाम्बिया पहुंचा फ्रांस के रास्ते। एक पति पत्नी वहां घूमने गए थे, लौटे तो अनजाने में अपने साथ कोरोना ले आए। 25 मार्च तक कोरोना के मरीज जाम्बिया में बढ़कर हो गए 12। मामले और बढ़ते तो देश के लिए मुश्किलें हो सकती थी। ये सोचकर 25 मार्च को ही जाम्बिया के राष्ट्रपति एडगार लुंगू ने देश में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया। सीमाएं बंद, स्कूल कॉलेज बंद, ज़्यादातर दफ्तर भी बंद। जाम्बिया की आबादी है लगभग 1.25 करोड़। देश की अधिकांश जनसंख्या गरीब है। लॉकडाउन के कारण उनकी पहले से ही कम आमदनी और कम हो गई। ऐसे में लोग स्वाभाविक रूप से परेशान और नाराज़ थे, और इसी माहौल में एक ऐसी खबर आई कि लोगों की नाराज़गी और बढ़ गई। क्या थी ये खबर? ये खबर जुड़ी थी जाम्बिया में मौजूद चाइनीज़ कारोबारियों और कारखाना मालिकों से। लोगों को पता चला कि वो लोग न केवल लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि अपने यहाँ काम करने वाले जाम्बियन कामगारों का शोषण भी कर रहे हैं। क्या कर रहे थे ये कारखाना मालिक कि ऐसे इल्ज़ाम लगे? असल में हो ये रहा था कि कई चाइनीज़ कारखाना मालिक अपने यहाँ काम करने वाले जाम्बियन कामगारों को कारखाने के अंदर ही रुकने को कह रहे थे, ताकि कामकाज चलता रहे। दूसरे कामगार बाहर के लोगों से नहीं मिलेंगे तो संक्रमण का खतरा भी कम होगा। यही सोचकर उन्होंने जाम्बियन कामगारों से कहा कि जब तक कोरोना का खतरा कम नहीं होता वो कारखाने के अंदर रहें, यहीं काम करें, यहीं खाना खाएं, यहीं सोएं, परिवार से भी ना मिलें। ऐसे में बहुत सारे कामगार 2-2.5 महीने से कारखाने के अंदर ही बंद थे। ये भी इल्ज़ाम लग रहा था कि जो कामगार आपत्ति कर रहे हैं उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया जा रहा है। ये बातें जब बाहर पहुंची तो आम लोगों में गुस्सा बढ़ा। इस गुस्से को हवा दी लुसाका के मेयर माइल्स सांपा ने। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीन के रहने वाले कारखाना मालिक जाम्बियन नागरिकों को गुलाम बना रहे हैं, उन्हें बंधक बनाकर काम करवा रहे हैं। मेयर सांपा के मुताबिक चाइनीज़ कारखानों के अंदर रखे गए जाम्बियंस अमानवीय स्थितियों में काम कर रहे हैं। इस बीच
मेयर सांपा ने कुछ चाइनीज़ कारोबारियों पर कार्रवाई भी की। उन्होंने लोगों से कहा कि चीन के लोग अपने रेस्तराओं और दुकानों में जाम्बियंस के साथ भेदभाव कर रहे हैं। मेयर की इन बयानबाजियों और नस्लीय टिप्पणियों के क्रम में 24 मई को लुसाका से आई ट्रिपल मर्डर की वो खबर जिसका हमने आपसे जिक्र किया। पुलिस ने इस केस को सीधे से एंटी चाइनीज सेंटिमेंट के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन इस घटना के बाद दो ऐसी बातें हुई जिससे समझ आता है कि इन हत्याओं का सीधा संबंध चीन विरोधी भावना के साथ है। क्या हैं ये दो बातें? पहली बात, हत्या के 3 दिन बाद यानी 27 मई को आया लुसाका के सरकारी मंत्री चार्ल्स बांडा का बयान। इसमें उन्होंने मेयर सांपा को अपनी हद में रहने की वार्निंग दी और इसके अगले ही दिन मेयर ने चीन विरोधी टिप्पणियों और कार्रवाइयों के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांग ली। अब सवाल उठता है कि क्या जाम्बिया में रातों रात चीन विरोधी लहर फैली? क्या इस गुस्से की वजह बस इतनी है कि चीनी मूल के कारखाना मालिकों ने जाम्बियन कामगारों को फैक्ट्री में रोक लिया? इन सवालों का जवाब देने से पहले कुछ पुरानी हेडलाइंस का जिक्र करना चाहूँगा। अप्रैल 2005 जाम्बिया की एक तांबा खदान चाम्बिशी माइन में धमाका होता है। 51 लोग जलकर मर जाते हैं। सभी मृतक जाम्बियन नागरिक और चीन की कंपनी खदान की मालिक। 2005 से 2009 में चलते हैं। दिसंबर 2009 बेहद कम वेतन मिलने से नाराज जाम्बियन खदान कर्मियों ने माइन के चीनी मैनेजरों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके। अगले साल यानी जून 2010 में तांबा खदान में गैस धमाके से 22 खदान कर्मी बुरी तरह घायल हुए। फिर नाराज भीड़ ने एक चीनी नागरिक को घेरा। बड़ी मुश्किल से वो वहां से जान बचाकर भागा। इसी साल अक्टूबर में यानी अक्टूबर 2010 में जाम्बिया की कोलम कोयला खदान में शोषण और काम करने की बुरी स्थितियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर खदान के 2 चाइनीज मैनेजर्स ने गोली चलाई। इसमें कई लोग घायल हुए। चीन की एक कंपनी इस कोयला खदान की मालिक है। अगले बरस यानी कि अप्रैल 2011 में नवंबर 2010 की कोयला खदान गोलीबारी में गिरफ्तार दोनों चीनी नागरिक रिहा हुए। फिर जाम्बिया सरकार ने उन पर लगाया गया अटेम्प्टेड मर्डर का केस वापस ले लिया। जाम्बियंस का आरोप, उनके देश में रह रहे चीनी नागरिक कोई भी अपराध करके बच जाते हैं, यानी गुस्सा लगातार बिल्डअप हो रहा था। फिर अगस्त 2012 आता है। कम वेतन मिलने से नाराज जाम्बियन खदान कर्मी अपने चाइनीज सुपरवाइजर की हत्या कर देते हैं। खदान के एक और चाइनीज मैनेजर को गंभीर रूप से जख्मी भी करते हैं। इन सारी हेडलाइंस में कुछ बातें कॉमन हैं। क्या है कॉमन? जाम्बिया की खदानें, खदान पर चीनी कंपनियों का मालिकाना हक, उनके यहाँ मजदूरी करते जाम्बियन नागरिक, कम वेतन और काम करने की बुरी स्थितियों के कारण उनमें उपजी नाराजगी और इस तनाव के कारण चाइनीज मैनेजमेंट और स्थानीय खदान कर्मियों के बीच होने वाली हिंसा। इन हेडलाइंस और इनके आपसी कनेक्शन से मौजूदा तनाव का एक अहम सिरा पकड़ में आता है। मोटा माटी कहें तो ये सिरा बताता है कि जाम्बिया के संसाधनों पर चीन का अधिकार है और जाम्बिया के लोग अपने ही राष्ट्रीय संसाधनों का फायदा नहीं उठा पा रहे। यानी इस पूरी तस्वीर में जाम्बियन नागरिक मजदूर हैं और चीनी नागरिक उनके मालिक। इस संघर्ष को पूरा समझने के लिए आपको एक चीज़ और जाननी होगी, जाम्बिया का अतीत। अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में रोडेशिया नाम का एक हिस्सा था। जैसे भारत पर अंग्रेज़ों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, वैसे ही रोडेशिया पर कब्जा था अंग्रेज़ों की ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी का। 1911 में इसे 2 हिस्सों में बांटा गया। उत्तर का हिस्सा कहलाया नॉर्दर्न रोडेशिया और दक्षिण का हिस्सा कहलाया सदर्न रोडेशिया। 1964 में नॉर्दर्न रोडेशिया आज़ाद हुआ और इसने अपना नाम रखा जाम्बिया। जाम्बिया चारों दिशाओं में ज़मीन के रास्ते कई देशों से जुड़ा है, यानी लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड होने के अपने कई नुकसान हैं। मसलन आप अपने कारोबार के लिए पड़ोसी देशों पर निर्भर रहते हैं। आपके पास कोई समुद्री तट नहीं होता। तो हमने जान लिया कि जाम्बिया के पास क्या नहीं है। अब ये जानते हैं कि क्या है। जाम्बिया के पास है बड़ा खनिज भंडार, तांबा, कोयला, चांदी, पन्ना, कोबाल्ट, यूरेनियम यानी कई तरह के खनिज हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में है कॉपर यानी कि तांबा। इतना तांबा कि जाम्बिया के एक प्रांत का नाम ही है कॉपर बेल्ट प्रोविंस। इस प्रांत में करीब 10 ज़िले हैं। इन ज़िलों में मौजूदा तांबा भंडार के कारण दुनिया के तांबा उत्पादकों में 7वें नंबर पर है जाम्बिया। जाम्बिया के कुल विदेशी निर्यात का 70% हिस्सा इसी कॉपर बेल्ट प्रोविंस से आता है। इंडस्ट्रीज़ के लिए तांबा बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन, बिजली उत्पादन, बिजली वितरण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कारखानों में लगने वाली मशीनें, गाड़ियाँ, इन सब को तांबे की ज़रूरत पड़ती है। कॉपर अलायंस ORG के मुताबिक 1 टन तांबा पता है कितना कुछ कर सकता है? वो 40 कारों को चलने लायक बना सकता है, 60,000 मोबाइल्स को पावर दे सकता है, 400 कंप्यूटरों में जान फूंक सकता है, 30 घरों में बिजली पहुंचा सकता है।
अब आप समझिए कि एक इंडस्ट्रियल अर्थव्यवस्था के लिए जाम्बिया जैसे सप्लायर की कितनी अहमियत है। आप जो समझ रहे हैं वो चीन बहुत पहले समझ चुका था, इसलिए बीते कुछ दशकों में उसने जाम्बिया जैसे खनिज संपन्न अफ्रीकी देशों में खूब इन्वेस्टमेंट किया, खूब कर्ज भी दिया, और इसी वजह से आज जाम्बिया समेत 15 अफ्रीकी देश चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक जाम्बिया के ऊपर करीब 1,13,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। इसमें से 44% कर्ज उसे अकेले चीन को चुकाना है। ये आंकड़ा 2017 तक का है, यानी अब और बढ़ गया होगा। ये लोन देकर न केवल चीन ने जाम्बिया को अपना कर्जदार बनाया, बल्कि उसकी इकोनॉमी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। बड़ी संख्या में जाम्बिया की खदानें लीज पर चीन को दे दी गई। उनका पूरा कामकाज चीनी कंपनियों के पास आ गया। चीन का दखल ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनिंग तक रहा। जाम्बिया के ज़्यादातर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइनीज़ कंपनियों के हवाले हैं। एयरपोर्ट, हाईवे, बांध, जहां देखिए वहां चीन है। चीन की करीब 280 कंपनियों की मौजूदगी है इस देश में। इसके मुताबिक करीब 80,000 लोग चीन के जाम्बिया में काम करते हैं चीनी कंपनियों के तहत। अर्थव्यवस्था से इतर और भी कई शिकार हैं चीन के। मसलन 2015 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट 10,000 विलेजेस। क्या था ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट था डिजिटल सैटेलाइट टीवी नेटवर्क का, अफ्रीका के गांवों तक इसे ले जाने का। इस प्रोजेक्ट का बाहरी आवरण था लोगों तक सैटेलाइट क्रांति के फायदे पहुंचाना, ताकि वो ढेर सारे अलग अलग टीवी चैनल देख सकें। लेकिन इस आवरण के नीचे छिपा असल मकसद था अफ्रीका के गांव-गांव तक प्रो चाइना प्रोपेगेंडा की सप्लाई करना, ताकि स्थानीय आबादी चीन को अपना हितैषी समझे। चीन और चीनी कंपनियों को हाथों हाथ ले टेलीविज़न नेटवर्क चीन के हाथ में होगा तो लोगों तक चीन की आलोचना कैसे पहुंचेगी। 2015 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की कामयाबी देखिए। जाम्बिया समेत कुल 30 अफ्रीकी देश मिलाकर इसके करीब 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपने प्रोजेक्ट के बारे में जाना, अब समझिए इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन क्या चालाकी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत जाम्बिया में टॉप स्टार नाम की एक कंपनी बनाई गई। इसमें 2 पार्टनर थे, एक ZNBC, इसको समझ लीजिए कि जाम्बिया का दूरदर्शन, और टॉप स्टार का दूसरा पार्टनर है स्टार टाइम्स। इस स्टार टाइम्स का संबंध है चीन की सरकार से। अब सुनिए इस मामले का दिलचस्प एंगल। इस साझा कंपनी के लिए ZNBC को देनी थी लगभग 30 लाख रुपए की पूंजी। इतना पैसा भी उनके पास नहीं था। ऐसे में स्टार टाइम्स ने उसे पूंजी दी बतौर कर्ज। अब समझिए कि टॉप स्टार करती है चीनी प्रोपेगेंडा का प्रचार, कनेक्शन लेने वाले उसका पैसा भी देते हैं, और तब भी इस कंपनी में चीन के पास है 60% का हिस्सा। ऐसे कई उदाहरण हैं। 2018 में अमेरिका के तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन ने कहा था कि जाम्बिया की सरकार चीन का कर्ज नहीं चुका पाएगी और उस स्थिति में चीन उसकी सरकारी कंपनियों पर कब्जा कर लेगा। यह आशंका सिर्फ अमेरिका को नहीं है, जाम्बिया की आम आबादी भी सशंकित है। उन्हें लग रहा है कि चीन उन्हें अपना गुलाम बना रहा है। जाम्बिया के लोग कहते हैं कि उनकी सरकार भी चीन की जेब में है। चीन के दबाव में चीनी नागरिकों पर जाम्बिया का कोई कानून नहीं चलता, वो अपनी मनमानी करता है। लोगों में चीन के लिए कितना गुस्सा है, इसे जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति माइकल साटा की मिसाल से समझिए। करीब 4 बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए साटा, उनका पूरा कैंपेन चीन विरोधी भावना पर टिका होता था। चीन पर कार्रवाई करने और उसके प्रभाव को कम करने के ही वायदे पर 2011 में वो राष्ट्रपति बने, और सत्ता में आते ही उनकी भी चीन से ऐसी यारी हो गई कि कहने लगे चीन तो हमारा सदाबहार दोस्त है। आम लोगों का कहना है कि सरकार और चीन के घालमेल में वो पिस रहे हैं, और शायद लोगों की यही नाउम्मीदी 24 मई को हुई उस हिंसा की असली जड़ है जिसके जिक्र से हमने आज के एपिसोड की शुरुआत की। ये था दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब देखिए सुर्खियाँ। पहली सुर्खी चीन से जुड़ी है। ट्विटर ने चीन के लोगों से जुड़े करीब 1,70,000 हैंडल बंद कर दिए हैं। इन हैंडल्स का इस्तेमाल चीनी समर्थक प्रोपेगेंडा फैलाने में किया जा रहा था। ट्विटर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन खातों से हांगकांग के विरोध प्रदर्शन और कोरोना समेत कई मसलों पर भ्रामक जानकारियां शेयर की जा रही थी। दूसरी सुर्खी है लेबनान से। यहाँ सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। इस विरोध का कारण है लेबनान की गिरती अर्थव्यवस्था। वहाँ डॉलर के मुकाबले लेबनान की करेंसी यानी कि लेबनीज पाउंड में लगातार गिरावट हो रही है। अक्टूबर 2019 के बाद से इसकी वैल्यू में करीब 70% की गिरावट आई है। पिछले दिनों भी इसे लेकर राजधानी बेरूत में काफ़ी हिंसा हुई थी। तीसरी सुर्खी है सऊदी अरब से। पिछले साल सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। अब यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट में इसके लिए ईरान पर उंगली उठाई है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में इस्तेमाल हुई क्रूज मिसाइलें ईरानी मूल की थी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक नवंबर 2019 और फरवरी 2020 में सऊदी पर इस्तेमाल हुए कई हथियार और उनके पुर्जों का
ईरान से कनेक्शन मिला है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, तारीख। आज की तारीख है 12 जून और इस तारीख का इतिहास जुड़ा है एक लिखावट से। लिखावट जो एक 16 साल की लड़की अपने पीछे छोड़ गई। उस लाल और सफ़ेद रंग की डायरी में जो यूं तो उसके जन्मदिन पर मिला एक तोहफा था, लेकिन वो तोहफा समझिए कि उस लड़की की इस दुनिया में आखिरी निशानी बन गया। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं वो अगर जिंदा होती तो आज अपने 91वें जन्मदिन का केक काट रही होती। क्या नाम है? नाम है एन फ्रैंक। 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई एन का परिवार यहूदी था। एन को पैदाइश के कुछ साल बाद फ्रैंक परिवार एम्स्टर्डम चला गया। एन 11 साल की होने वाली थी जब मई 1940 में हिटलर की नाजी सेना ने नीदरलैंड को जीत लिया। हज़ारों यहूदी नाजी यातना शिविरों में भेजे गए। यातना शिविर से बचने के लिए एन और उनका परिवार एटिक में छिप गया, जो घर की दुछत्ती होती है उसमें छिप गया। तो ये परिवार अपने एटिक में कब तक छिपा रहा? 6 जुलाई 1942 से 4 अगस्त 1944 तक, यानी 25 महीने तक फ्रैंक फैमिली छिपी रही। इस दौरान एन जो डर महसूस करती, जो भी उनका दिल सोचता, उसे अपनी डायरी में लिख देती। उस डायरी में जो 12 जून 1942 को उनके 13वें जन्मदिन पर तोहफे में दी गई थी। 4 अगस्त 1944 को जर्मनी की सीक्रेट पुलिस यानी कि गेस्टापो ने फ्रैंक फैमिली को खोज लिया। फिर उन्हें अलग अलग यातना शिविरों में भेज दिया गया। एन और उनकी बहन मार्गरेट को पहले पोलैंड स्थित ऑस्टविच कैंप में और वहां से फिर जर्मनी स्थित बर्जन बेल्सेन कैंप में भेजा गया। फरवरी 1945 में यहीं पर एन और मार्गरेट की मौत हो गई। एन नहीं रही, लेकिन उनकी वो डायरी 70 से भी ज़्यादा भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। उसे पढ़िएगा और समझिएगा कि एक समाज का अपनी भाषा, अपनी नस्ल, अपने धर्म से जुड़ा अहंकार, उस अहंकार से उपजा उन्माद किस तरह दुनिया को तबाह कर देता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, आपका धर्म आपको करुणा सिखाता है, कट्टरपंथ नहीं सिखाता। इस नफरत को अपने दिल में जगह मत दीजिए। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी चेतना का, अपनी मानवता का ख्याल रखिए। अब मैं चलता हूँ और जाते जाते आपको कवि अरविंद जोशी की भेजी एक कविता के साथ छोड़ जाता हूँ। अपना ख्याल रखिए। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद है। कई लोग नाराज़ होते हैं कि शनिवार और इतवार को क्यों नहीं आता। हमारे शो की राइटर स्वाति मिश्रा हैं, हफ्ते में 5 दिन पूरी मुस्तैदी से काम करती हैं। उनको और पढ़ने के लिए और दिमाग की थकान को दूर करने के लिए आराम चाहिए। आपका ये सेवक भी थोड़ा सा आराम चाहता है। इसलिए सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। 2 दिनों की मोहलत। आपका प्यार लगातार हमें बेहतर करने की प्रेरणा देता है, लेकिन थोड़ा ताज़ा दम होने की ज़रूरत हमें भी होती है। और हमारे परिवार को भी तो हमारा समय चाहिए। आप भी परिवार के साथ समय बिताइए। शुक्रिया। हम सख्त जान मोहब्बत टांगे मार के करते हैं, सीधे जीप से जीप लड़ा के। लिहाज का झालर नहीं सीते हम सख्त जान और बेरहमी हमारी यूं कि दिल में मरोड़ आते हैं। तो 2 रोटियां और खाते हैं, मैं और तुम। हम सख्त जान मोहब्बत में रात बेरात गजल नहीं सुन पाते। अपने अपने कोनों करवट ले आल्हा बजाते हैं मोबाइल पर। और यूं घाम सिके बदन हमारे, देखो मालती महीना दर महीना, पगार दर पगार साथ सूखते। मवेशियों के बाद जाने के बहुत साल तलक 2 सख्त लकड़ी के खूंटे।